नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लेख के बारे में, जो कि इसी हफ्ते देश के तमाम भाषाओं के अखबारों में, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी सारे अखबारों में एक लेख छपा है। इस लेख का लबो-लुबाब ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं एंटी बिज़नेस नहीं हूं, मैं एंटी मोनोपोली हूं। तो राहुल गांधी को आखिरकार ये सफाई देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या वो कोई अपने इमेज में परिवर्तन करना चाहते हैं? इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष, सत्य हिंदी के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार। आशुतोष, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मिलिंद जी। तो आशुतोष, ये जो राहुल गांधी ने लेख लिखा है, इसमें उन्होंने अंबानी और अडानी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इशारा बड़ा साफ है कि मैं मोनोपोली के खिलाफ हूँ और एक मोनोपोली जो है, ये सरकार से फ़ायदा उठाती है और जो बाकी बिज़नेस जो ईमानदारी से बिज़नेस करना चाहते हैं, उनका मैं साथ देना चाहता हूँ। तो ये राहुल गांधी को ऐसी क्यों नौबत आ गई है कहने की कि मैं एंटी बिज़नेस नहीं हूँ? क्या कहीं न कहीं ये जो एक समाजवादी छवि बन रही है, उससे वो अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं? देखिए मिलिंद जी, इसमें जो बात उन्होंने अपने इस लेख में कही है, उसको दो नजरिए से देखा जा सकता है। एक तो नजरिया ये हो सकता है कि राहुल गांधी दरअसल अपनी सफाई दे रहे हैं, और दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि राहुल गांधी देश को लेकर अपनी जो आर्थिक नीति है या जो आर्थिक विजन है, उसको देश के सामने रखना चाहते हैं। दोनों के बीच का रास्ता मुझे इसमें से दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने यह कहा हो कि वो बिग बिजनेसेस के खिलाफ नहीं है, या वो ये कह रहे हो कि वो अडानी और अंबानी के खिलाफ नहीं है। कई बार चुनावी सभाओं में इस बात को बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि दरअसल वो अंबानी और अडानी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो मोनोपोली क्रिएट की जा रही है उसकी वजह से उनको दिक्कत है। और ये जो मोनोपोली क्रिएट हो रही है कि सारा बिजनेस सिर्फ दो ही बिजनेस घरानों के पास जा रहा है, इससे उनको दिक्कत है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो बताने की कोशिश करते हैं। इस लेख में उन्होंने अपने उस विजन को बहुत बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश की है और जो उसके बड़े खतरे हैं उसकी ओर इशारा करने की कोशिश की है। ये अनायास नहीं है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खतरे को भारत के सामने रखते हुए वहां से अपने लेख की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि दरअसल भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर ली और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ये इशारा वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी कोई बिजनेस हाउस इतना बड़ा हो जाए कि वो बाकी बिजनेसेस को खत्म कर दे, बाकी उद्योग धंधों को खत्म कर दे और उसका एकाधिकार हो जाए, तब ये खतरा पैदा हो जाता है कि कहीं वो राजनीति पर भी तो कब्जा नहीं कर लेगी। और अगर कोई बिजनेस हाउस अगर राजनीति पर कब्जा कर लेगी, सरकार पे कब्जा कर लेगी, तो फिर उसके लिए वैसी ही स्थिति हिंदुस्तान के सामने पैदा होगी जैसे कि आजादी के पहले स्थिति पैदा हुई थी। ये लब्बो लिबाब दरअसल उनके इस लेख का है। और ये चिंता सिर्फ राहुल गांधी की चिंता नहीं है। अगर आप जो 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 पश्चिमी पूंजीवादी व्यवस्था है, अगर उसमें भी देखें, तो वहां इसी वजह से जो कंपटीशन कमीशन होते हैं, भारत में भी कंपटीशन कमीशन है, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई बिजनेस हाउस इतना बड़ा हो जाए कि वो कंपटीशन को ही खत्म कर दे। और पूरा जो पूंजीवाद है वो दरअसल प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। अगर पूंजीवाद से अगर आप प्रतिस्पर्धा को हटा दीजिए, तो फिर पूंजीवाद और समाजवाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। क्योंकि पूंजी मार्केट व्यवस्था का मतलब यह है कि वहां पे सबको नियम के हिसाब से खेलने का मौका मिले। जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर एफिशिएंसी है, वो उसका इस्तेमाल करते हुए पूंजी को का ग्रहण कर सके और पूंजी का संग्रहण कर सके। और जिसके अंदर वो काबिलियत नहीं, वो नहीं कर सकता। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आप सरकारी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए ऐसा करें। तो वो जो इशारा कर रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और इसीलिए बार बार आप देखिए कि चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, वो लगातार यही बात कहते जा रहे हैं कि दरअसल देश को चला कौन रहा है, नरेंद्र मोदी चला रहे हैं या उनके पीछे की ताकत जो है वो अडानी चला रहे हैं। और बार बार इशारा करते हैं कि दरअसल देश की सरकार पर अडानी का कब्जा हो गया। तो इस लेख के माध्यम से दरअसल ये उस खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने आर्थिक विजन की तरफ भी इशारा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिजनेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि यहां पे मोनोपोली किसी एक बिजनेस की हो जाए। पर आशु, आप जो बात कह रहे हैं कि वो अपना इकोनॉमिक विजन एक तरह से देश के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन आम तौर पे इस तरह के जो विजन है या इस तरह का भाषण या इस तरह के लेख आप चुनाव के करीब देते हैं। और अभी तो चुनाव जो लोकसभा का है, अगर वो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं, तो वो बहुत दूर है, 2029 अभी 5 साल दूर है। तो ऐसे में ये विजन आने का अभी भी मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या ऐसी नौबत आ गई कि आप अपना विजन रखें, ये आप चुनाव से पहले रख सकते थे, लोकसभा चुनाव से पहले?
नहीं, वो इसलिए क्योंकि कई कई जगहों पर इस आशंका को व्यक्त किया जा रहा है कि दरअसल राहुल गांधी जो भारत को एक बार फिर से वो पुरानी समाजवादी व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये खतरा कई कई लेखों में स्पष्ट भी हुआ और कई लोग इसको इस ओर इशारा भी करते हैं। और इसको लेकर जो है वो एक स्केप्टिसिज्म कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की आर्थिक नीतियों को लेकर पैदा हो। जो पब्लिक सेक्टर्स है उसको अहमियत दी जाएगी, जहां पे मार्केट इकोनॉमी को बिल्कुल अहमियत नहीं जाएगी। लेकिन शायद ये उस वक्त की जरूरत थी। वो इस वक्त की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उस वक्त देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, निरक्षरता बड़े पैमाने पर थी, और कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो है वो इन सब चीजों पे उतना पैसा नहीं लगाता। तो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक बड़ी बड़ी प्रायोरिटी थी जो जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त की। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद भारत जो है वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वो एक तरीके से वामपंथ की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उनके जो तमाम जो सलाहकार थे वो उसी दिशा में देश को लेके चले गए, और मार्केट इकोनॉमी को खुलने का मौका नहीं मिल पाया। आपको याद होगा किस तरीके से प्रीवी पर्स खत्म किया गया, किस तरीके से बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। और तो ये वो व्यवस्था थी जिससे कि लोगों के मन में जो भारत को जो प्रगति करनी थी वो प्रगति नहीं कर पाई। राजीव गांधी के आने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल जिस रास्ते पर देश को ले जाया गया है पिछले करीब 35 सालों में, उससे अब आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। तो राजीव गांधी ने उस व्यवस्था को खोलने की कोशिश की जो नरसिम्हा राव के जमाने में आके पूरी तरीके से खुली, और उसका असर हम पूरे देश के अंदर अब देख सकते हैं। तो और ये बात राहुल गांधी के ऊपर आरोप भी लगाया जाता है कि 2009 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार उतना अच्छा आर्थिक प्रगति या आर्थिक रिफॉर्म नहीं कर पाई जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। और उसके बारे में कहा जाता था दरअसल वो राहुल गांधी और प्रणब मुखर्जी जैसे लोगों का असर था, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से उसी वेलफेयर, उसी समाजवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ने की कोशिश की। तो अब राहुल गांधी दरअसल उस संदर्भ में एक सफाई दे रहे हैं, कह रहे भाई मैं मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मार्केट इकोनॉमी हो, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जहां हिंदुस्तान के छोटे बड़े बिजनेसेस को अपने टैलेंट, अपनी काबिलियत के हिसाब से देश में आर्थिक प्रगति करने का अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा उस लेख में वो बहुत सारे उन छोटी कंपनियों का जिक्र करते हैं जो स्टार्टअप्स के तौर पर हैं या जो एक अच्छी खासी हैसियत अपनी बना चुके हैं। वो कहते हैं भाई जब इस तरीके के कंपनी, इस तरीके के बिजनेसेस, इस तरीके के उद्योग धंधे जब बड़े पैमाने पर फैलेंगे तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत भी होगी और किसी एक आदमी एक बिजनेस हाउस में जाने का खतरा भी नहीं होगा। और वो कहते हैं उस संदर्भ में कि देखिए किस तरीके से बहुत छोटे लोगों ने शुरुआत की और फिर वो बड़े हो गए। तो ये अवसर नहीं जाना चाहिए था। तो दरअसल वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम बड़े बिजनेसेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म नहीं होना चाहिए कि किसी एक बड़े बिजनेस हाउस को बहुत बड़ा बनाने के लिए सरकार उसके पीछे खड़ी हो जाती है। सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज का इस्तेमाल होता है। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गया है वो दरअसल उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो आशु, जो आपने और कंपनियों के नामों का जो लिस्ट का जिक्र किया, तो वो लिस्ट जो है बड़ी रोचक है। उसमें से अगर कुछ दो तरह की कंपनियां, उसमें एक तो जो स्टार्टअप है जैसे कि ज़ेरोदा है, जैसे कि जोमेटो है, या जैसे कि फोन पे है। तो इस तरह की जो नई कंपनियां, लेकिन पुरानी कंपनियों के भी नाम है, और पुरानी कंपनियों में वो भी कंपनियां शामिल है जो किसी बिजनेस हाउस को बिलोंग करती है। जैसे महिंद्रा का नाम है, बजाज का नाम है, एल&टी तो खैर किसी एक हाउस को बिलोंग नहीं करती लेकिन एशियन पेंट्स है, तो टाइटल सिप्ला है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी कोशिश है कि जो बड़े घराने हैं उसमें टाटा का जिक्र है, क्योंकि उन्होंने टीसीएस का भी जिक्र किया है अपने लेख में कि टीसीएस भी आया है, तो टाटा को भी उन्होंने फेयर कंपनी की तरह से देखा है। सिवाय अंबानी और अडानी के बाकी सबका कहीं ना कहीं इसमें जिक्र है। तो वापस इस लिस्ट के जरिए भी कहने की कोशिश यही है कि इन दो जो ग्रुप है इनको सरकार की वजह से एक एडवांटेज मिला हुआ है बिजनेस में। देखिए मिलिंद, आपने तो मुझसे ज्यादा बिजनेस की रिपोर्टिंग की है क्योंकि आप तो बम्बई में बहुत लंबे समय तक रहे भी हैं और आपका अनुभव भी मुझसे ज्यादा उस लिहाज को लेके। लेकिन किसी कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन सब लोग जानते हैं कि दरअसल वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने सरकार के अंदर और सरकार के बाहर करप्शन को पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया, जिनके जेब में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े सेक्रेटरीज थे, और सरकार की नीति में बदलाव के पहले ही उनके घरों पे वो फाइलें पहुंच जाती थी और उनको इस बात का अंदाजा होता था। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है।
क्योंकि अगर किसी एक कंपनी को नीति में बदलाव के पहले अगर पता चल जाए कि ये फला नीति में बदलाव हो सकता है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाती है। फिर तो आप उस कंपनी का मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से पूरे सिस्टम को कैप्चर करने की कोशिश कुछ बिजनेस हाउसेस ने की है, दरअसल उसका विरोध है। ये किसी और के ऊपर आरोप नहीं लगा है, तो इसलिए वो फेयर प्ले की बात करते हैं। और मुझे लगता है ये अपने आप में सही भी है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था अगर आप अमेरिका के अंदर भी देखें, तो जब वहां पे बिल गेट्स की कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर ये, या गूगल बहुत बड़ा हो जाता है, तो उनको सेनेट के सामने जवाबदेही देनी पड़ती है। या फेसबुक जब बड़ा हो जाता है तो उसको सेनेट के सामने जवाबदेही देनी पड़ती है, और उनसे कहना पड़ता है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म नहीं कर सकते, आप मोनोपोली नहीं कर सकते हैं, और आपको बाकी कंपनियों को ग्रो करने के लिए भी मौके देने पड़ेंगे। तो जो दिक्कत हिंदुस्तान के अंदर हो गई है, वो पिछले 8-10 सालों के अंदर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा। बल्कि अगर थोड़ा और पीछे जाएं, तो राजीव गांधी के समय से अगर आप देखें, तो कुछ कंपनियों को सरकार का वरदहस्त हासिल है, और उन्होंने अपने करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से बहुत बड़ी हो गई हैं, और इतनी बड़ी हो गई है कि दूसरी कंपनियां उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकते हैं। और पिछले 10 साल के अंदर अगर आप देखें, तो जो अडानी की कंपनी जो 2014 में 40,000 करोड़ की कंपनी थी, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। जब देश के अंदर महामारी हो रही थी, लोगों की आय घट रही थी, तब अडानी का वैल्यूएशन लगातार बढ़ रहा था। तो अब इस संदर्भ में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो यह संदेह जरूर मन में पैदा होता है कि गलत प्रैक्टिसेस की वजह से ऐसा हुआ है कि कुछ लोग तो बहुत बड़े होते गए, बाकी लोग जो है वो चौपट होते गए। तो अगर उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे, तो राहुल गांधी, मुझे लगता है कि एक फेयर प्ले की बात कर रहे हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, जो उनकी जो पूरी जो पॉलिटिकल लाइन है, ये उससे जुड़ती हुई सी दिखाई पड़ती। और मैं इस बात को यहां भी कहूंगा कि दरअसल उनका ये जो इकोनॉमिक विजन जो दिखाई पड़ रहा है, वो उनके पॉलिटिकल विजन और कांग्रेस पार्टी में एक नई दृष्टि जो डालने की कोशिश, उसके संदर्भ में हम इसको उससे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते जो 2024 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, और उस मैनिफेस्टो में वो एक नए सोशल ग्रुप को कांग्रेस की तरफ लाने की बात करते हैं। जब वो कहते हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा जो है वो टूटनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, जब वो लगातार कास्ट सेंसस की बात करते हैं, जब लगातार वो 90% लोगों की सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थाओं में अनुपस्थिति की बात करते हैं, और उनके हक की बात करते हैं, तो ये दोनों चीजें आके जुड़ती हैं कि वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से भारत की राजनीति और समाज के अंदर कुछ खास ग्रुप्स की मोनोपोली स्थापित हो गई है, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी वजह से खत्म हो गया है, जिसकी वजह से पिछड़े दलित जो हैं वो उनको वो मौका नहीं मिल रहा आगे आने का, टैलेंट होने के बावजूद, वही स्थिति आर्थिक मामलों में भी होती जा रही। तो कहीं ना कहीं दोनों विजन में एक साम्यता मुझे दिखाई पड़ती है, और उसमें स्पष्टता नजर आती है कि वो दोनों ही जगह मोनोपोली के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, राजनीति में भी दलित पिछड़े जो पिछड़ गए हैं उनके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और कुछ लोगों का या कुछ तबकों का या कुछ बिजनेस हाउसेस का कब्जा ना हो। तो मुझे उसमें एक साम्यता दिखाई पड़ती है। मुझे उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कुछ गलत दिखाई पड़ता है। हाँ, जरूर इस लेख के माध्यम से जो अप्रीहेंशन या आशंकाएं पैदा हो रही थी कि कहीं राहुल गांधी मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ तो नहीं है, कहीं वो पूंजीवाद के खिलाफ तो नहीं है, वो उसको कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज करने की या उसको काउंटर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो सबसे आखिर में आशु, इसमें जो बीजेपी का रिस्पॉन्स है, वो बजाय कि जो मुख्य उसके आरोप है कि मोनोपोली को बढ़ावा दिया जा रहा है या फेयर फील्ड नहीं है, उसको राजघराने की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई। और चाहे वो दिया कुमारी हो या सिंधिया हो या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए राज परिवार है, उन्होंने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी में, चूंकि राहुल गांधी ने अपने लेख की शुरुआत में ये कहा था कि जो राज परिवार थे देश के, वो अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम कर रहे थे। तो बीजेपी का जो जवाब आया, वो जो लेख का मुख्य मुद्दा है कि मोनोपोली को बढ़ावा दिया जा रहा है या मैं एंटी बिजनेस नहीं हूं, उसके बजाय ये वाला आया कि भाई राज परिवार का अपमान हो गया, इन्होंने तो देश के लिए इतना बलिदान दिया है।
जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी कोई बात कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसको एक नया रुख देने की कोशिश जरूर करे, वो देना भी चाहिए, क्योंकि ये एक राजनीतिक पार्टी का अपना 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 विशेषाधिकार भी है कि वो क्यों राहुल गांधी की लाइन को ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, चल रही थी, जब हिंदुस्तान के तमाम दीवाने जो है वो फांसी के फंदों पर लटक रहे थे, जेलों में जा रहे थे, काला पानी की सजा झेल रहे थे, तब हिंदुस्तान के कितने राजा महाराजा जो थे या सामंत जो थे वो जेलों के अंदर गए या उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। तो ये एक सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सब एक जैसे नहीं थे। कुछ थे जो आजादी की लड़ाई में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका साथ दे रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे और उनके लिए उन्होंने काफी कुर्बानियां भी दी। अगर आप 1857 की लड़ाई का अगर आप जिक्र करेंगे तो ऐसे बहुत सारे राजे महाराजा थे जिन्होंने उस लड़ाई में हिस्सा लिया और जिनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी, जिनको फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। लेकिन 1857 के बाद का अगर इतिहास अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे राजे महाराजे थे जिन्होंने अंग्रेजों का खुल के साथ दिया और जो राय बहादुर की पदवी लेने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे, जो अंग्रेजों के साथ खड़े होने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे। अगर आप जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से प्रतिकार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महादजी सिंधिया का जो रोल है वो भारत के इतिहास से बहुत बड़ा रोल है। दुर्भाग्य से महादजी सिंधिया के बारे में उस तरीके से बातें नहीं की जा सकती। लेकिन जब पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद अगर आप देखें कि बल्कि दूसरी लड़ाई के बाद कि जिस तरीके से जो पेशवा शाही थी उस पर हमला वो कमजोर पड़ी और उसके बाद महादजी सिंधिया पूरी लड़ाई लड़ते हुए बढ़ते हैं और दिल्ली तक पहुंचते हैं और दिल्ली के अंदर उस वक्त के जो सबसे कमजोर मुगल शासक थे उनको स्थापित करते हैं और स्थापित करके अपने आप को उनका रीजन घोषित करते हैं। वो हिंदुस्तान का एक गौरवशाली इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं। या जिस तरीके से पेशवा बाजीराव का जो इतिहास है वो अपने आप में एक बड़ा बड़ा इतिहास है। लेकिन जब आप आजादी की लड़ाई का जिक्र करेंगे, राजे महाराजों का जिक्र करेंगे, तो उसमें ढेरों ऐसे उदाहरण हैं कि जब अंग्रेजों के साथ मिलकर अंग्रेजों के पिट्ठू बन के अंग्रेजों से पदवी लेकर वो लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इसमें और सिंधिया परिवार का अगर एक इतिहास महादजी सिंधिया का है तो दूसरा इतिहास वो भी जो अंग्रेजों के साथ जोड़ने का इतिहास। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी उसको एक तूल देगी, देना भी चाहिए, उसको एक नया रंग देगी, देना भी चाहिए उसको, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी है या उनकी विरोधी पार्टी है। लेकिन राजे महाराजों का इतिहास आजादी की लड़ाई में कोई बहुत स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला नहीं है। वो गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। उनमें से सबको इस बात का डर था कि वो उनकी रियासतें जा सकती हैं और उनके स्टेक्स बहुत हाई थे। वो अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए दिखते तो उनकी पदवियां उसे छीनी जा सकती थी। इसलिए उसको भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये उचित नहीं है कि वो उसको रंग दे। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जनसंघ का जब गठन हुआ तो उस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों में देखेंगे तो उसमें बड़े पैमाने पर राजे महाराजे थे। जब प्रीवी पर्स खत्म किया गया तब जनसंघ ने उसका विरोध किया था। ये भी एक सच्चाई है और वो अपने आप एक प्रगतिशील कदम था और जिसका समर्थन किया जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, बहुत कुछ ग्रे है भारत के इतिहास में भी। राजा महाराजाओं ने भी अच्छा रोल अदा किया आजादी की लड़ाई में, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो अंग्रेजों के पिट्ठू बने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के साथ विश्वासघात किया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास अधिकार है कि वो महादजी सिंधिया की बात करें, लेकिन जीवाजी सिंधिया और बाकी लोगों के बारे में भी बातचीत तो होनी चाहिए ना। जी आशु, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो जैसे कि आशु ने कहा कि बीजेपी ने इसको एक दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास किया है कि राज परिवारों का अपमान हुआ, लेकिन राहुल गांधी का जो मूल मुद्दा था वो उन्होंने, आशु का कहना यह है कि वो एक तरह से अपना एक इकोनॉमिक विजन उन्होंने पेश किया है। उन्होंने उन पर जो आरोप लगते हैं कि वो समाजवाद की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं, लेफ्ट की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब देने का इस लेख के माध्यम से राहुल गांधी ने प्रयास किया है कि वो मोनोपोली के खिलाफ है, वो बिजनेस के खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि बाकी बिजनेसेस को भी फेयर प्ले मिले, उनको भी बराबरी का मौका मिले। लेकिन इस लेख से एक बहस जरूर छिड़ गई है और राहुल गांधी, जैसे कि अब हम पिछले कुछ महीनों से देखते हैं कि जब भी वो कुछ कहते हैं तो उसका बीजेपी जरूर एक जोरशोर तरीके से काउंटर करती आई है। एक बार फिर से आशु, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी साप्ताहिक सभा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।